वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। रऊफ हसन साहब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। कहानी थोड़ी सी अधूरी है, खिड़की खुली हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, लेकिन अभी ये नहीं मालूम कि दूसरी तरफ से भी बातचीत की खिड़की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से खुली है या नहीं खुली, और एक अलायंस बन गया है। अब उस अलायंस की फाइनल शेप यही है या इसमें गुंजाइश मौजूद है। एक मुलाकात हुई असद कैसर साहब की, और गुंजाइश क्या बन रही है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ऑन बोर्ड हों, सेम स्टेज हो। मौलाना फजलुर रहमान साहब से राब्ते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल प्रोजेक्शन नहीं कर सकता कि वो हमारे साथ शामिल होंगे कि नहीं। उधर से विलिंगनेस भी है, इधर से भी विलिंगनेस है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट एंड लेकिन सालों के ऊपर मुहित कुछ लेवल ऑफ मिसट्रस्ट भी मौजूद है। तो आने वाला वक्त बताएगा कि वो नहीं है, लेकिन इसके अलावा बहुत सी और पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, पॉलिटिकल क्या दोनों पार्टीज रेडी हैं? JUIF PTI के फिल वक्त जो हमारे माजी के इख्तलाफात हैं उनको बैक बर्नर पर रख दें, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लें, आपस में बाद में लड़ लेंगे। ये कोशिश ऐसी ही हो रही है कि जी कुछ मिनिमल एक कॉमन एजेंडा जो है उसकी बेसिस के ऊपर इकट्ठ हो जाए और वो आगे बढ़े, हम इकट्ठे बढ़ें। उनका भी जो उनके कंसर्न्स है वो वही हैं जो कि इस कोलिशन के इस इत्तेहाद के कंसर्न्स हैं। सो चांसेस हैं कि जी मेरा ख्याल है कि कोई एक मिनिमल लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और इकट्ठे चल पड़े। हाउ कॉन्फिडेंट आर यू? मैं नहीं कहूँ, जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया आपको कि मैं इसके बारे में कोई डेफिनेटिव प्रोजेक्शन जो है ना वो नहीं करना चाहूँगा। अच्छा, कुछ चीज़ें जो है बड़ी दिलचस्प हो रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कुछ लोग छोड़ कर गए और कुछ उनमें से कहीं और चले ही गए, कुछ हैं जो वापस आना चाह रहे हैं। जो वापस आना चाह रहे हैं उनके तरीक़ाकार भी मुख्तलिफ है, बातचीत भी चल रही है। लेकिन कल बड़ी दिलचस्प बात हुई, अली जैदी साहब जो हैं चीज़ बर्गर जिनको आपकी पार्टी में कहा जाता है, तो उन्होंने इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जितने बाहर हैं ना उनके बारे में क्या कहा। प्रोड्यूसर साहब ज़रा सुनवाएं रऊफ हसन साहब को, अली जैदी साहब क्या फरमा रहे हैं। सारे डील वाले हैं, बाकियों की बात बाद में करेंगे। आपकी किससे डील है? वो शुरू में जब ये हुआ था ना सारा, ये लोगों ने छोड़ना शुरू किया था, तो आई यूज्ड टू कॉल देम रैट्स। वो जहाज़ जब शिप जो है वो वॉबली होता है ना, तो सबसे पहले वहाँ चूहे जो है ना वो छलांग लगाते हैं समंदर में, लेकिन समंदर होता है नीचे, तो वो उनका रेस्क्यू तो नहीं करते, तो वो तो उनकी मौत की निशानी होती है। तो ये सारे जो लोग हैं जिन्होंने जंप किया था एज रैट्स फ्रॉम द PTI शिप, ये अब सियासी जनाज़ों के ऊपर मातम कर रहे हैं, अपने अपने सियासी जनाज़ों के ऊपर मातम कर रहे हैं, और हर कोई हाथ जोड़ के खड़ा हुआ जी कि वापस ले लीजिए। इतना आसान काम नहीं है। इस अरसे में PTI के अंदर एक बड़ी वाइब्रेंट और बड़ी एक आइडियोलॉजिकल लीडरशिप जो है वो इमर्ज की है, और उसी की वजह से पार्टी सर्वाइव कर गई है। अदरवाइज़ पार्टी के ऊपर जो जुल्म और जबर हुआ है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई और पॉलिटिकल पार्टी होती आइडियोलॉजी के बगैर, आइडियोलॉजी के बगैर होती तो वो सर्वाइव कर सकती थी। तो ये अब ये जो लोग बैठे हुए हैं हाथ जोड़ के हमारे दर के ऊपर कशकोल लिए, तो इनको ज़रा सोचना चाहिए कि जब पार्टी को ज़रूरत थी इनकी, उस वक्त तो ये लोग भाग गए थे, उस वक्त तो जंप कर गए थे, और अब सियासी जनाजे अपने अपने लेके ये हमारे दर के ऊपर वापस आए हैं कि जी हमें कबूल कर लें। देखिए अल्टीमेट फैसला तो खान साहब ने करना है, सिर्फ और सिर्फ आप ये बात दूसरी बात ये आ रहा हूँ उस पर अली जैदी के मतलब कर रहे हैं या सबके मतलब? मैं जी सब लोगों ने जिन्होंने किया था, जंप किया था, जिस तरीके से किया था, उनके बारे में बिल्कुल इसी खलकत का हिस्सा है वो भी, बिल्कुल वो भी इसी खलकत का हिस्सा है। उनके बारे में भी वही सेंटिमेंट्स हैं जो कि इनके बारे में। इतनी लंबी जेल काटी उसको, देखिए वो उनको किस लिए काटी, वो बैठे थे, मुंह छुपाया हुआ था वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वाले इवेंट में, तो क्यों बैठते थे वहाँ जाके? नंबर एक बात। नंबर दो बात, क्यों जेल काटी उसकी मैं उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स लेके बैठूंगा तो वो एक अलग कहानी हो जाएगी। बैठ जाइए किसी वक्त, मैं आपके साथ 1-on-1 बैठता हूँ, आप देख लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा मैंने किसके साथ डील की हुई है। मैंने अपने ज़मीर के साथ डील की हुई है कि अपने आप को बेचूंगा नहीं। मैं बेचा, जिसके साथ कमिटमेंट है उस शख्स के साथ कमिटमेंट है, और जब तक जान है वहीं टिकाऊं। ये ज़मीर मुझे कुछ नहीं करने देगा, और ये मेरा ज़मीर जिंदा है कि इन लोगों की, इन रैट्स की तरह मुर्दा नहीं हो चुका हुआ, और इनको शर्म आनी चाहिए इस किस्म की स्टेटमेंट देते हुए। तो कह रहे हैं हर बंदा जो भी बाहर है इस वक्त पाकिस्तान, इनको शर्म आनी चाहिए इस किस्म की स्टेटमेंट देते हुए। शेख रशीद साहब के साथ कोई मामला? किसके साथ? शेख रशीद साहब।
शेख रशीद साहब के साथ मेरी ज़ाती राय है, ये पार्टी की राय ना हो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ख्याल था कि जब उनको पहले हमने पार्टी में ऑन बोर्ड लिया था तो वो गलती थी। वो पार्टी का खास वो मटेरियल नहीं है, वो पार्टी का वो ब्रांड नहीं है। वो पार्टी का जो हम लोग हैं पार्टी के अंदर, हम एक डिफरेंट किस्म के लोग हैं। आप जाएं पीपल्स पार्टी की, पीटीआई की अपनी एक हैत है, एक अपना कैरेक्टर है। मैं बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को भी जानता हूँ, उसमें जेम्स बॉन्ड ऑफ रावलपिंडी फिट नहीं आते। नहीं, उसमें वो नहीं फिट आता। वो गेट 4 की पैदावार है, कुल्लियतन गेट 4 की पैदावार है, और वो गेट 4 को छोड़ नहीं सकते। हम पूरे इंस्टीट्यूशन को, जिसके बहुत सारे गेट हैं, हम उसके साथ खड़े हैं। हम किसी एक गेट के साथ नहीं खड़े। हम उस इंस्टीट्यूशन की दिलो जान से कदर करते हैं। हम चाहते हैं कि वो पले, उसे बड़ा हो, ताकतवर हो। चले, बातें तो मैंने बहुत ज़्यादा करनी थी, लेकिन अब जाहिर है कि आप यू आर विद मी फॉर दिस सेगमेंट। तो कुछ इन मामलात पे आ जाते हैं। वो पंजाब की जो चीफ मिनिस्टर हैं मरीम नवाज साहिबा, उनकी जो वज़ीर इत्तलात हैं अज़मा बुखारी साहिबा, आप मुस्कुरा पड़े। वो कहती हैं अली अमीन, जो आपको भी तो एक हुकूमत मिली है ना खैबर पख्तूनख्वा में, वो कहते हैं कि अली अमीन साहब को जो है वो मरीम नवाज से खिदमत की सियासत सीखनी चाहिए। और ये खुशी की बात है कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो फॉलो कर रहे हैं मरीम के फुटप्रिंट्स को, और अब जो है वो सस्ती रोटी मिलेगी। बहुत जल्द हो सकता है खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को एयर एम्बुलेंस की सहूलत भी मैसर आ जाए। तो आप फॉलो कर रहे हैं मरीम नवाज साहब। देखिए, ये दो जो है, आपने कहा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, तो मुझे नहीं लगता ये दो कनीज़ें हैं जो कि बैठती हैं। दो कौन? ये एक मरियम औरंगज़ेब है और एक ये दूसरी जो है अज़मा बुखारी साहब है। ये दो अदद कनीज़ें हैं, ज़ाती कनीज़ें हैं, जो कि एक आपके काउंटर पार्ट हैं, एक और जमात के हम मनसब हैं। मेरे सामने बैठ जाएं यहाँ, हम उनसे बात कर लेंगे, खुल के बात करेंगे। देखिए, मसला ये है कि हर कोई अपने अपने तय काम करता है। एक तो इनको चाहिए कि पहले मुझे वो 800 रुपये वाला सूट बता दें कहाँ से मिलता है, जहाँ उनकी जो मालकन है वो पहन के निकलती है। वो कायम है अपने बयान पे। और वो मीडिया का जो अगला इंटरेक्शन बड़े लोग हैं, उन्होंने कहा उनको चाहिए कि एक दुकान खोलने 800 रुपये वाले सूट वाले, उनको तो करोड़ों रुपया कमा लेंगे, हलाल की कमाई। फॉर वंस आले शरीफान की कनीज़ें भी हलाल की कमाई कमा लेंगी। उनको कहें कि लगा ले, पता तो करें ना कहाँ से जाता है। हमें तो उनके तन के ऊपर कोई सूट जो है, मेरा ख्याल है वो लाखों से कम का नहीं लगता। तो एक शख्स जो ऐसे लोग जो कि सच बोलने से आरी हो चुके हुए हैं, जिन्होंने सच बोलना ही नहीं है, हर वक्त चीज़ों को, फैक्ट्स को फैब्रिकेट करना है, तो उनकी बात का क्या जवाब दिया जाए। अली अमीन गंडापुर साहब लगे हुए हैं सर, वो अपना काम कर रहे हैं। वो पूरी डिवोशन के साथ केपी के अवाम की तीसरी दफ़ा, अनप्रेसिडेंटेड है, कोई पॉलिटिकल पार्टी दूसरी दफ़ा भी नहीं आई वहाँ रूल करने कंसेक्यूटिव। दिस इज़ द थर्ड कंसेक्यूटिव टाइम एंड वन मोर प्रैक्टिस दैट कि हर दफ़ा जब हम आए हैं तो हम बिगर मेजॉरिटी के साथ आए। चौथी दफ़ा भी आएंगे, वही रहेंगे और अपना काम करते रहेंगे। एयर एम्बुलेंस भी लाएंगे, बाकी भी बहुत कुछ लाएंगे, वहाँ वक्त देखेगा। व्हाट्स योर फेयर गेस, ये चौथी मरतबा वाला जो आपने कहा, ये 2028 की बात कर रहे हैं? ये डिपेंड करता है जी कि अब ये जो मैंडेट है उसको कैसे रिवाइव करते हैं। क्या वो मैंडेट रिवाइव करते हैं या फ्रेश इलेक्शंस की तरफ जाते हैं? अगर तो मैंडेट रिवाइव करते हैं तो फिर तो चलेगा 5 साल, अगर नहीं करते तो फिर शायद इनको फ्रेश इलेक्शंस होल्ड करने पड़े। डिपेंड करता है। आई थिंक आइंदा 2-4 महीनों में क्लियर हो जाएगी सिचुएशन, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। आप लोगों का ये इरादा नहीं है कि आप हुकूमत को टॉपल करने के लिए, गिराने के लिए एक लंबी बड़ी तहरीक लेकर इस्लामाबाद का रुख करें, लॉन्ग मार्च? 126 दिन का धरना दिया था 4 सीट्स पे, अभी आप कहते हैं 81 सीट चोरी हुई हैं। हमारी कराची में जलसा हो रहा है, उसके बाद सारे पंजाब में जलसे हो रहे हैं, उसके बाद केपी में जलसे हो रहे हैं, और ये तो ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में ये भी जलसे नहीं, वो बाई इलेक्शन तहरीक के भी है, अदरवाइज तहरीक के साथ भी कनेक्टेड जलसे हैं, वो शुरू हो रहे हैं। तो अब ये मैं आपके सामने ये कनेक्ट कर देता हूँ सिनारियो। हमारे पास एक पार्लियामेंट्री ऑप्शन है, हम पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, प्रोविंशियल असेंबलीज में बैठे हैं, हम एक रोल प्ले कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को रिवाइव करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा से ले आएँ और हमारी जो जेन्युइन डिमांड्स हैं उनको मीट कर लें। उसके अलावा हमारे पास लीगल ऑप्शन है। लीगल ऑप्शन है, हमारे पिटिशंस लेके हमारे लोग पहुँचे हैं, अपने फॉर्म 45 के प्रूफ के साथ चले गए हैं, वो ट्राइब्यूनल में गए हैं या इलेक्शन कमीशन में गए हैं या वो आगे हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, वो जाएगा सारा कुछ। तीसरा ऑप्शन, नवाज शरीफ साहब का हल्का भी जो है उनकी कामयाबी भी 130 से इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज हो गई है। इस्लामाबाद के 3 हल्के भी हो गए हैं, तीनों बहुत सारे हुए हैं, कोई 60, 72 या 73 और नेशनल असेंबली की सीटें अभी तक चैलेंज हो चुकी हुई हैं। तीसरा ऑप्शन हमारे पास है जो कि अब हमने एक्सरसाइज करना शुरू किया, वो है पीसफुल पब्लिक एजुटेशन का।
अब पार्लियामेंट्री ऑप्शन और लीगल ऑप्शन एक तरफ पलड़े में, और दूसरे पलड़े में हमारा पब्लिक एजुटेशन है। हम इस वक्त इसको हमने लो इंटेंसिटी पे रखा हुआ है, लेकिन अगर वहां से हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो ये फिर पलड़ा मूव करेगा। पब्लिक एजुटेशन जो है वो ऊपर जाएगा, वो हमारी प्रायोरिटी बन जाएगा। इज दैट अ थ्रेट? इट्स नॉट अ थ्रेट, इट्स अ रियलिटी, वी हैव टू डू इट। इस मुल्क को अगर ठीक करना है आपने, तो आप अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं। हम कोई कॉन्स्टिट्यूशन की दैट एन ऑप्शन 2022 में